नमस्ते बच्चों। टुडे वी विल रिवाइज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी of class 10, resources and development. So we have already read this chapter, and today we will revise a particular topic. Our today's topic is types of resources. So I have prepared a video, and in this video I have prepared a mind map to revise the thing. So our main topic is types of resources. So बच्चों, आपने types of resources को पढ़ा होगा. अब इसको हम लोग ना बहुत तेज़ी से रिवाइज कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं. देखो बच्चों, सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. फर्स्ट जो है वो है ओरिजिन, बेस्ड ऑन ओरिजिन. Okay, the second one, exhaustibility. Okay, and third one, ownership, and the fourth one, status of development. So we have 4 directions, types of resources on 4 bases: origin, exhaustibility, ownership, and status of development. Okay, first we will discuss about origin. origin यानी कि वो रिसोर्सेज कहाँ से ओरिजिनेट हुए, कहाँ से वो आए, कहाँ से उनका आरंभ हुआ, है ना. तो हम इसको 2 कैटेगरी में बच्चों डालते हैं. एक तो बायोटिक रिसोर्स. बायोटिक रिसोर्स को याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि जितने भी हमारे लिविंग बींग्स हैं वो सब बायोटिक रिसोर्सेज के कैटेगरी में आ जाएंगे, चाहे वो फ्लोरा हो, फाना हो. ओके, फ्लोरा फाना, फ्लोरा यानी वेजिटेशन, एनी टाइप ऑफ वेजिटेशन, एंड फाना एनी टाइप ऑफ एनिमल्स. ओके, सो these can be categorized in biotic. And the second one is abiotic. Abiotic, which the resources which are non-living thing, non-living, mountain, wind, water, okay, soil, etc. All these categorized in abiotic resources. Okay, and the second one, जो दूसरा हमारा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होता है वो बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी. एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है वो समाप्त हो जाएगा या नहीं होगा, वो रिसोर्स समाप्त हो जाएगा कि नहीं होगा. तो उसके बेस पे बच्चों 2 तरह से हम देखते हैं. एक रीन्यूएबल रिसोर्स होते हैं और दूसरे होते हैं नॉन रीन्यूएबल. रीन्यूएबल, the resources which is having capacity to renew itself, है ना, in a very short period of time. मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो यूज करने के बाद फिर से दोबारा यूज करने लायक स्थिति में आ जाएं. जैसे अगर हम वाटर है, वाटर को हम यूज कर लेते हैं तो लेकिन वो वाटर जो है ना फिर से हमारे पास आ जाता है. वो आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा वाटर साइकिल में कि किस तरह से वाटर साइकिल में, या जिसको हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं, जिसमें कैसे वाटर इवोपरेट होता है, इवोपरेट होने के बाद फिर वो क्लाउड फॉर्मेशन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन के बाद प्रेसिपिटेशन यानी बारिश होती है और फिर से वो आ जाता है हमारे काम, है ना. तो इस तरह के रिसोर्सेज होते हैं, उनको हम रीन्यूएबल बोलते हैं. हम विंड बोल सकते हैं, वाटर बोल सकते हैं, सोलर एनर्जी जो होती है, जो सूरज से जो गर्मी मिलती है ना, दैट आर कैटेगराइज्ड इन रीन्यूएबल. The second one, नॉन रिन्यूएबल. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं बच्चों जिन रिसोर्सेज को हम एक बार यूटिलाइज कर लें, एक बार हम उनको यूज कर लें तो वो एकदम समाप्त हो जाते हैं. हम फिर से उनको उस इनिशियल स्टेज में नहीं ला सकते. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू यूटिलाइज अ कोल रिसोर्स, अगर हम कोल को बर्न कर देंगे, कोल को जला देंगे, कोयले को, तो वो ऐश में चेंज हो जाएगा और ऐश से हम दोबारा कोल नहीं बना सकते. तो वो नॉन रिन्यूएबल है ना. दैट नॉन रीन्यूएबल, जिसके अंदर दोबारा नया या बनने की क्षमता नहीं होती, नॉन रिन्यूएबल. ओके, ये हो गया. इसके बाद बच्चों जो थर्ड कैटेगरी है
द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब होता है उस रिसोर्स का मालिक कौन है, उस रिसोर्स का मालिक कौन है, मतलब वो रिसोर्स किसका है। तो उसके लिए हम लोगों ने उसमें भी 1 2 3 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं। 4 कैटेगरीज में फर्स्ट है इंडिविजुअल रिसोर्स। इफ अ रिसोर्स है which belong to any individual person or a group of individuals, ठीक है, उसको हम इंडिविजुअल रिसोर्स। सपोज हम बात करते हैं, सपोज तुम लोगों की गांव में या कहीं पे ज़मीन होगी, है ना, लैंड होगा, खेती की ज़मीन होगी, तो वो खेती की ज़मीन तुम्हारे पापा के नाम से होगी या दादाजी के नाम से होगी। तो उस ज़मीन, वो ज़मीन एक इंडिविजुअल यानी आपके पापा या दादा जो भी हैं उनके नाम से वो ज़मीन है, वो लैंड रिसोर्स है, ठीक है। उसमें और कोई उसको यूज़ नहीं कर सकता, कोई उसमें मकान नहीं बना सकता जब तक कि आप उसको बेचें ना, है ना। तो ये इस तरह के रिसोर्सेज को हम इंडिविजुअल रिसोर्स बोलते हैं। उसमें एक आदमी या कुछ आदमी मिल करके उसके मालिक होते हैं। सेकेंड वन है कम्युनिटी बेस्ड। कम्युनिटी बेस्ड कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो पूरी कम्युनिटी, पूरे समाज के होते हैं, उस पर किसी एक का हक नहीं होता है। सपोज गांव में जो पॉन्ड वगैरह, तालाब वगैरह होते हैं, है ना, तो वो तालाब जो है पूरे समाज के होते हैं। जैसे कोई पार्क है ना, पार्क वगैरह है, तो पार्क किसी एक का नहीं होता, वहाँ सब लोग आ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रिसोर्सेज होते हैं ना, इनको कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्सेज बोलते हैं। थर्ड वन इज नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स बच्चों वो रिसोर्स होता है जो किसी एक नेशन, रीजन के लैंड एरिया में होता है, विद इन द लैंड बाउंड्री, विद इन द लैंड रीजन ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन। जैसे हमारे इंडिया में, हमारे इंडिया नेशन है, हमारा राष्ट्र है, उसके अंदर जो भी रिसोर्स है, जैसा भी रिसोर्स है, जिस भी तरह का, वो नेशनल रिसोर्स कहलाएगा। ओके। नेक्स्ट है बच्चों इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होता है बच्चों, इसको बहुत ध्यान से समझना होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इस पे कभी कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जाम में कि इंटरनेशनल रिसोर्सेज को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। बच्चों इंटरनेशनल रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जिस पे किसी एक देश का अधिकार नहीं होता, उसमें आसपास के जो देश हैं वो वहाँ के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इंटरनेशनल रिसोर्स को हम डिमार्केशन उसका कैसे करेंगे, यानी कौन सा, खास तौर से हम ये इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हमें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये मालूम होना चाहिए कि इंटरनेशनल रिसोर्स कौन सा होता है। तो बच्चों सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होती है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पहले आपको समझना होगा, तो मैं आपको एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपको मैं समझा देता हूं बच्चों। ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता क्या है आखिर में। इट इज एन सी और ओशनिक एरिया ओवर विच अ कोस्टल कंट्री हैज स्पेशल राइट्स ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड मैरीन रिसोर्सेज। ये एक ऐसा ओशनिक एरिया होता है, यानी ये ऐसा एक समुद्री इलाका होता है किसी यानी देश के आसपास, किसी देश के आसपास जो समुद्र होता है बच्चों, उसका एक ऐसा समुद्री इलाका होता है जहां पर सिर्फ और सिर्फ उस देश के विशेष अधिकार होते हैं कि वो वहाँ के मैरिन रिसोर्सेज यानी समुद्र में जितने भी रिसोर्सेज हैं और जो भी खोज का काम है वो वही देश कर सकता है और किसी को इसका अधिकार नहीं होता। तो एक तरह से इसी को हम लोग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। हमारे इंडिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है बच्चों वो 2,03,5,143 स्क्वायर किलोमीटर है। ये हमारा इंडिया का, इसको हम देखो इस तरह से मैप में समझते हैं। ये देखो ये मैप इंडिया का, ये कोस्टल रीजन है, ये कोस्टल लाइन है, ये कोस्टल लाइन आप देख रहे हो, और कोस्टल लाइन और ये सब, ये देखो आप यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये वेस्ट है ना, तो ये आपका अरेबियन सी हो जाएगा, अरेबियन सी है बेटा ये, और ये आपका इधर बे ऑफ बंगाल हो जाएगा। ओके, ये बे ऑफ बंगाल, ये आपका बे ऑफ बंगाल हो गया, बे ऑफ बंगाल। और
यहाँ पे आप ये वैसे तो ये सब इंडियन ओशियन की पार्ट है, ये आपका इंडियन ओशियन हो गया और श्रीलंका के पास का ये इंडियन ओशियन हो गया, ठीक है। तो ये जो है ये पूरा इलाका जो मैंने शेड किया हुआ है, ये पूरा शेडेड इलाका जो है ये कहलाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और अगर हम बॉर्डर की बात करें तो इंडियन बॉर्डर की बात करें तो ये जो है 12 नॉटिकल माइल्स, जो हमारा कोस्ट लाइन है, हमारे कोस्ट लाइन से लेकर के 12 नॉटिकल 12 नॉटिकल माइल्स है ना, ये जो है ये तो हमारा हमारी सीमा होती है, हमारी बॉर्डर होता है ये पूरा, ठीक है। इसमें कोई भी विदेशी जो वेसल है यानी शिप है या जो भी है वो हमारी इजाज़त के बगैर नहीं आ सकता। और ये जो पूरा इलाका होता है, ये पूरा इलाका जो है, जो ये पूरा एरिया है समुद्र का, ये सिर्फ और सिर्फ भारत का है। इसके रिसोर्सेज को सिर्फ और सिर्फ इंडिया यूज़ कर सकता है, एक्सप्लोर कर सकता है। तो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। ये अब ये समझ में आ गया, तो अब हम मेन चीज़ पे आते हैं बच्चों। तो ये जो इंटरनेशनल रिसोर्स हैं can be defined, as far as India is concerned, it can be defined as 200 nautical miles away or beyond 200 nautical miles from exclusive economic zone। जो हमारा exclusive economic zone है उससे भी लगभग 200 नॉटिकल माइल्स दूर, उससे भी 200 नॉटिकल माइल दूर जो है, जब हम ओपन सी में जाते हैं वो इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाता है। वो इंटरनेशनल, क्योंकि वहां पे भारत को भी, अगर इंडिया भी 200 नॉटिकल माइल्स अवे फ्रॉम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जाता है तो इंडिया को भी वहां के रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो बच्चों इस तरह से ये इंटरनेशनल रिसोर्स हो गया। अब जो नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है वो बेस्ड ऑन है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में क्या है ये आप देखो, इसको भी मैंने 3-4 भाग में बांटा हुआ है। देखो सबसे पहले है पोटेंशियल, फिर है डेवलप्ड, फिर नेक्स्ट है स्टॉक और फिर है रिजर्व्ड। सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल, तो पोटेंशियल रिसोर्स क्या होते हैं? पोटेंशियल रिसोर्स मींस, पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, आपके अंदर कितनी क्षमता है, कितनी है ना। तो जो रिसोर्सेज हमारे पास, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं ना, लेकिन वो रिसोर्सेज हमारे पास हैं लेकिन हम उनको अभी यूज नहीं कर रहे हैं। रिसोर्सेज हमारे पास है लेकिन हम उसका उपयोग अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे रिसोर्स को हम पोटेंशियल रिसोर्स करेंगे। जैसे अगर आप राजस्थान में चले जाइए तो राजस्थान में हम सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी भी हमने ऐसा शुरू नहीं किया है, ठीक है। तो इसको हम कैटेगराइज करेंगे कि वी हैव पोटेंशियल टू यूज एनफ सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी इन राजस्थान, बट टिल नाउ, टिल डेट है ना, वी हैव नॉट स्टार्टेड द यूटिलाइजेशन of that resource, so we can consider as the potential, India has potential। developed resources, developed resources क्या होता है बच्चों कि जिसको कि हमने सर्वे किया, हमने उसका प्रॉपर उसकी मैपिंग की, हमने उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को भी ऑब्जर्व किया और अब हम उसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं। इस तरह के रिसोर्स को हम डेवलप्ड कैटेगरी में, फॉर एग्जांपल तुम अपने आसपास का देख लो, जैसे सिंगरौली है, सिंगरौली एरिया में हमें कोल रिसोर्स मिलता है, तो हमने पूरा उसकी मैपिंग कर ली, उसको पूरा उसकी क्वालिटी क्वांटिटी के बारे में भी जानकारी हासिल कर ली, ठीक है, और अब हम उसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं, हम उसको एक्सट्रैक्ट भी कर रहे हैं, है ना, तो वो डेवलप्ड रिसोर्सेज के कैटेगरी में आ जाएगा। स्टॉक, स्टॉक क्या होता है? स्टॉक के लिए मैंने एक एब्रीविएशन का यूज़ किया है, NOT, नॉट, NO.T, नॉट। तो NO मीन्स होता है, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है
नॉट को यहाँ पे क्या मैंने डिस्क्राइब किया है, नो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, यानी अभी हमारे पास रिसोर्स तो वो है, हमारे पास वो रिसोर्स है, लेकिन उस रिसोर्स को यूज करने की एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी है लेकिन वो ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम उसको सिर्फ लैब में यूज़ कर सकते हैं, उसका मास लेवल पे प्रोडक्शन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर जो है दो कंपोनेंट से मिलके बनता है बच्चों, दो गैस से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अगर हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स होता है और एक एनर्जी सोर्स होता है। हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा एनर्जी रिसोर्स, हाइड्रोजन गैस जो होती है उसको हम एनर्जी, अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास अभी ऐसी टेक्नोलॉजी है नहीं कि हम वाटर को मास लेवल पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर सकें। ये लैब में कर सकते हैं लेकिन अभी ऐसे हम लोग इंडस्ट्रियल लेवल पे नहीं कर सकते। तो अब वाटर है हमारे पास, है ना, तो वो स्टॉक कहलाएगा, वो रिसोर्स है लेकिन अभी हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है, तो स्टैक। नेक्स्ट है बच्चों रिजर्व्ड। रिजर्व्ड क्या होता है? रिजर्व्ड जो है वो एसओएस, एसओएस को मैंने यहां पे दिखाया है। एसओएस का मतलब होता है सबसेट ऑफ स्टॉक, सबसेट ऑफ स्टॉक। ओके, सबसेट ऑफ स्टॉक मतलब ये स्टॉक का ही सबसेट है, यानी स्टॉक के ही अंदर आता है ये, ठीक है। और इसके नीचे मैंने लिखा है टीए। टीए का मतलब होता है टेक्नोलॉजी अवेलेबल, यानी हमारे पास जो रिजर्व रिसोर्स है उसको यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन अभी भी हम उसका पूरी तरह से यूज नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो तुम लोगों को मैंने कई बार बताया है कि डैम, हम लोग डैम बना लेते हैं, फिर डैम बना करके ऊपर से पानी गिराते हैं और नीचे टरबाइन लगा देते हैं और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो हम उसको हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो बच्चों हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग बनाते हैं, यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कम कर रहे हैं। हमारे पास अभी भी बहुत मतलब संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटी हैं कि हम उसको और अधिक से अधिक यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं टेक्नोलॉजी अवेलेबल होने के बाद भी। तो उसको हम लोग रिजर्व कैटेगरी में कहते हैं। ओके, ताकि हम फ्यूचर में उसको हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे। ओके, तो ये बच्चों एक छोटा सा रिवीजन करने का तरीका था। एक बार आप अच्छे से इस माइंड मैप को देख लीजिए, ठीक है, और इस तरीके से आप घर में बनाकर भी आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, और मैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक लेके आपके सामने आऊँगा।